इमेजिन करो कि तुम एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक शक्ति मिल जाए जिसे तुम कोई भी एक विश मांग सकते हो, तो तुम ये मांगते हो कि वो लड़की मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने लग जाए। और ये जो विश मांगते हो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये लड़की तुमसे प्यार तो करने लग जाती है, लेकिन ये जिस तरीके का प्यार करती है वो बहुत ज्यादा डार्क और ट्विस्टेड और भयंकर होता है। इतना भयंकर कि तुम लास्ट में जाते जाते अपनी जिंदगी की इस लड़की से भीख मांगते हो। और ये कहानी किसी और मूवी की नहीं बल्कि ऑब्सेशन की है। निकी? I love you. ऑब्सेशन एक ऐसी मूवी जो कि अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। इस मूवी को थिएटर में देखने के बाद लोग वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट लव एंड हॉरर मूवी बता रहे हैं। क्या है इस मूवी में ऐसा खास, इसकी एंडिंग हमसे क्या कहना चाहती है, और इस मूवी में एक्चुअली हीरो कौन है, विलन कौन है? तो चलिए इस मूवी की कहानी की शुरुआत करते हैं। I love you. कहानी की शुरुआत होती है बियर नाम के एक कैरेक्टर से, जो कि हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो एक जगह काफी शांति से बैठा हुआ है और वो अपने सामने बैठे हुए इंसान से बोल रहा है कि मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं यहाँ पर जब पहली बार आया था तो मैं अकेला था। इवन जब मेरी ग्रैंड माँ मुझे छोड़ करके चली गई थी तो तुम ही ऐसी थी जो मुझे याद की थी, जो मेरा ख्याल रखी थी। और ये चीज बियर मानो अपने सामने बैठी लड़की से बोल रहा होता है। लेकिन जैसे ही कैमरा फ्लिक होता है, हमें दिखाई देता है कि उसके सामने उसका दोस्त इयान बैठा हुआ है। एक्चुअली बियर जो होता है वो इयान के साथ बैठ करके प्रैक्टिस कर रहा होता है कि किस तरीके से वो अपनी लड़की जिसको वो प्यार करता है उसको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। इन सबके बीच में बात हो रही है तो लास्ट में इसका दोस्त इससे बोलता भी है कि देख दोस्त, तू अपनी फीलिंग उस लड़की के सामने एक्सप्रेस करने से पहले टाइम ले ले, क्योंकि ऑल यू हैव जस्ट टाइम ले ले, आराम से प्रिपेयर कर ले, उसके बाद अपनी फीलिंग उस लड़की को एक्सप्रेस कर। वो लड़की एक्चुअली है कौन, और हमारा जो बियर नाम का कैरेक्टर वो उस लड़की से इतना प्यार क्यों करता है, आगे आपको पता चलेगा। इसके बाद ये बात बोल करके बियर अपने घर पे चला जाता है। एंड जब बियर अपने घर पे जाता है तो देखता है कि उसकी एक बिल्ली होती है जो कि मरी पड़ी हुई है। बियर देख करके बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, उसकी बिल्ली मर कैसे गई, और वो अपने कैट को उठाता है और कैट को देख करके रोने लगता है। लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि कई सारी दवाइयां पड़ी हुई है जमीन पे, और जब वो जमीन से दवाइयां उठा करके देखता है और वो एक कैबिनेट को जाकर के खोलता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके ग्रैंड माँ की दवाइयां थी। ग्रैंड माँ जो कि पहले जिंदा थी, बाद में मर चुकी थी, जो कि बियर ने अपनी कहानी में बताया था कि वो इस घर में अपनी ग्रैंड माँ के साथ अकेला रहता था। तो यही कैबिनेट में उसकी ग्रैंड माँ की दवाइयां रखी हुई थी, जिसे बिल्ली निकाल करके खा जाती है, जिसकी वजह से बिल्ली मर जाती है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट द फक इज शी नॉट डूइंग देयर? मतलब बियर थोड़ा बेवकूफ सा है क्या कि वो उस कैबिनेट में अभी तक उन दवाइयों को रखा है? क्या अपनी दादी की वो आखिरी यादें सजा करके रखा है क्या उन दवाइयों से? खैर, इन बातों को छोड़ते हैं। उसके बाद जब वो बिल्ली मर जाती है तो बियर काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके घर की बिल्ली होती है। उसके बाद वो उस रात काफी ज्यादा रोने लग जाता है, और तभी हमें इस मूवी ऑब्सेशन का टाइटल कार्ड दिखाई देता है। भाई गजब का टाइटल कार्ड बनाया इन्होंने, चद्दर पे प्रॉपर ऑब्सेशन लिखा है नीचे की भैया मूवी शुरू हो चुकी है। तो वक्त वो अपने इंस्टाग्राम खोलता है और उस लड़की को वो चेस करने लग जाता है। हाँ, ये वही लड़की होती है जिसे बियर प्यार करता है और अभी आगे यही तांडव मचाएगी। तभी उस वक्त उस लड़की का इसके पास कॉल आता है। लेकिन बियर इस समय बहुत दुखी होता है, बहुत सैड होता है और काफी रोध हो रहा होता है, क्योंकि उसकी कैट यानी बिल्ली बची नहीं। वो लड़की इससे बड़े प्यार तरीके से बात करती है और कहती है कि आओ आज पार्टी करने चलते हैं, मतलब आउटिंग पे चलते हैं। इसके सारे दोस्त भी उसके साथ जा रहे होते हैं, देन वो इसीलिए इसको भी बुलाती है। लेकिन ये बोलता है कि मैं अभी इस कंडीशन में हूं नहीं, तो मैं अभी आ नहीं सकता। लेकिन भाई लड़की का चक्कर बाबू भैया, वो लड़की से मनाने की पूरी कोशिश करती है और भाई हमारा बियर नाम का कैरेक्टर मान जाता है। मानने के बाद वो लड़की फोन काटते काटते बोलती है कि उसने अपना नेकलेस, मतलब उसके पास एक नेकलेस होता है, वो नेकलेस घर पे भूल गई है, और ये बोल करके वो कॉल कट कर देती है। अब भाई बियर तो उस लौंडिया से प्यार करता है, वो सोचता है कि भाई मैं ना इम्प्रेस कर दूंगा इस लड़की को। इसीलिए भाई बियर रास्ते में जाते जाते एक क्रिस्टल शॉप पे रुकता है। वो सोचता है कि चलो मैं इसके लिए एक नेकलेस ले लेता हूँ, वो लेकर के चलता हूँ। वो इस क्रिस्टल शॉप में जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही क्रिस्टल शॉप उसकी जिंदगी बदल करके रख देगी। यहाँ पे वो क्रिस्टल शॉप पे जाता है तो उसे किसी भी तरीके के नेकलेस वकलेस तो पसंद नहीं आता है, लेकिन उसे एक गिफ्ट पसंद आ जाता है, जो की होती है ये एक टॉय के तरीके से दिखने वाला वन विश विलो। और यही वन विश विलो
पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी बियर की। इसमें लिखा था कि एक विश मांगो और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। ये चीज भाई बियर को बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है। वो इसको उठाता है और यहाँ सेल्समैन के पास आता है और कहता है कि क्या ये सच में ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर सेल्समैन उससे बोलती है कि देखो भैया, ये सामान तुम लेकर के जा रहे हो तो भैया अपने रिस्क पे लेकर के जाना, क्योंकि लोग लेकर के जाते हैं फिर आकर के इससे बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं। तो बियर बोलता है कि किस लिए शिकायत करते हैं, क्या ये कोई स्कैम है, क्या ये काम नहीं करता है, या फिर ये फेक है, या फिर लोग इसको यूज करने के बाद काफी रिग्रेट करते हैं और फिर आके आपसे शिकायत करते हैं। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है और वो इनडायरेक्टली उल्टा सीधा कुछ बोलती है। ये सुन करके बियर वहां से चला जाता है। उसके बाद रास्ते में जाकर के फाइनली ये सब पब में पहुंचते हैं जहाँ पर इसके 3 दोस्त होते हैं। बियर, देन वो जिस लड़की को प्यार कर रहा होता है उसका नाम होता है निकी, देन उसकी दूसरी दोस्त जिसका नाम होता है सेरा, और उसका ये मेल दोस्त जिसका नाम होता है इयान। अभी इयान बहुत हरामी है, अभी आगे आपको पता चलेगा, बहुत हरामजादा दोस्त है। आफ्टर दैट ये सब यहाँ पर काफी बात कर रहे होते हैं, चिल आउट कर रहे होते हैं, और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि निकी नाम की जो कैरेक्टर होती है बहुत चिल कैरेक्टर होती है। यहाँ पर ये सब जब ड्रिंक्स पी रहे होते हैं तो इसके और बियर के बीच में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी बैठ रही होती है। बियर बिल पे करने के लिए जाता है तो निकी उसे बिल पे नहीं करने देती है, खुद बिल पे करती है। उसके बाद जब ये सब पब से बाहर आते हैं तो निकी गरीब को पैसे देती है। मतलब वो टिपिकल अच्छी और गुणवान स्त्री वाली क्वालिटी निकी के अंदर होती है, और यही चीज बियर को बड़ी अच्छी लगती है निकी के अंदर। उसके बाद निकी बोलती है कि मुझे घर कोई छोड़ दे, तो बियर बोलता है चिंता मत, मैं हूं ना, मैं तुमको घर छोड़ दूंगा। उसके बाद बियर निकी को बिठा करके घर पर लेकर के जाता है। घर पर ले जाते वक्त रास्ते में निकी अपने बारे में बता रही होती है। अब बियर को निकी के बारे में तो पूरा इमोशन होता है, लेकिन निकी को बियर के बारे में ऐसा कोई भी इमोशन नहीं होता है। मतलब वो लव वाला इमोशन, प्यार वाला इमोशन, निकी का बस बियर से एक फ्रेंडशिप होता है। और बियर कभी निकी के सामने अपना फीलिंग बताया भी नहीं हुआ होता है, बस वो है कि अपनी फीलिंग दबा करके रखा होता है। सिंपली बोलूं तो वही बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान जो प्यार तो करते हैं लेकिन जताते नहीं है। लेकिन कहानी तो तब बदलती है जब रास्ते में निकी अपने बारे में बियर को बताती है। वो कहती है कि बियर, तुम ही एक लौते ऐसे लड़के हो जिसको मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। दैट्स व्हाट शी सेड। खैर, उसके बाद एक्चुअली मैं एक बात बता दूं कि ये जितने भी इनके फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं ये सब एक ही जगह काम कर रहे होते हैं, मतलब एक ही शॉप पे काम कर रहे होते हैं, और ये सब एक ही कोवर्कर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर निकी बोलती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहती हूँ और एक राइटर बनना चाहती हूँ और मैं एक लव स्टोरी लिखना चाहती हूँ। बियर बोलता है रोमांटिक कहानी, तो बोलती है नहीं, लव स्टोरी। देन यहाँ पर बियर बोलता है कि लव स्टोरी और रोमांस दोनों सेम नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि बियर और निकी को भी आगे बाइफरकेट करेगी। ये बियर के साइकोलॉजी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है, इसीलिए मैं ये चीज तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पर निकी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, वो ये बात सुन करके चुप हो जाती है और वो साइलेंस मेंटेन करती है, और उसका साइलेंस ही बताता है कि ये बियर कितना बड़ा बेवकूफ है। उसके बाद फाइनली बियर पहुंच जाता है उसके लोकेशन पे, और जब वो लड़की उस गाड़ी से उतर करके जाने लगती है अपने घर की तरफ, तो वो जाते जाते एक बात बोलती है। वो कहती है, क्या तुम सेरा को पसंद करते हो? सेरा वही लड़की जो कि इन सब के साथ एक और फीमेल फ्रेंड थी जो कि पब में थी। इसकी भी कहानी आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर बोलता है नहीं, मैं सेरा को नहीं पसंद करता, सेरा तो बस मेरी एक फ्रेंड है। तो ये बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करती है क्योंकि वो दिन भर तुम्हारे बारे में मुझसे बातें किया करती है। और जाते जाते जब वो जाने लगती है तो भाई हमारा भाई जो होता है बियर, वो कूल बनने के चक्कर में भाई सब उसको बोल देते हैं फ्रीकिनिक। फ्रीकिनिक एक वर्ड होता है कि जो चिढ़ाने वाले आदमी होते थे, मतलब जो उसको चिढ़ाते थे, वो चिढ़ाने के लिए फ्रीकिनिक बोल बोल के चिढ़ाते थे। अब ये सुनकर के वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उस तक हमारा भाई बियर काफी सैड फील करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर वो सबसे बड़ा क्वेश्चन बियर से पूछती है। वो बियर से बोलती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और फिर पता है बियर दुनिया का सबसे जेनरिक आंसर देता है। मुझे लगता है 50% लड़के यही आंसर देते हैं। वो क्या बोलता है? नो, वी आर जस्ट फ्रेंड। और कितना बेवकूफी मुझे वाला ये स्टेप लगता है बेयर का यहाँ पे कि भाई अगर तुम किसी लड़की को प्यार करते हो तो बोल दो ना। फिर मुझे समझ में आता है कि सॉरी, खैर मैं तो इंट्रोवर्ट लोगों की बात कर रहा हूँ। तो और यही चीज होती है जो बेयर को एक ग्रे कैरेक्टर बना देती है। जब कोई इंसान खुद से चीजें करना शुरू नहीं करता है, लाइक कोई इंसान खुद मेहनत नहीं करता है या खुद को थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं करवाता है अपने आप को, तो फिर वो अनएथिकल वे निकालता है चीजों को पाने के लिए। बेयर यहीं से ग्रे शेड्स वाला कैरेक्टर बनता है। ये क्योंकि ये सब बचपन के दोस्त हैं, जब से इसकी ग्रैंड माँ मरी है तब से निकी इसके साथ है, तो वो दोस्ती ना टूट जाए। और ये चीज जैसे ही वो बोलता है, निकी गुड बोल करके वहां से वापस चले जाती है अपने रूम की तरफ। लेकिन अब यहाँ पर ये लौंडा सबसे बड़ा कांड करता है। ये अपना वो टॉय निकालता है, वन विश विलो वाला टॉय। और वन विश विलो वाला टॉय का रूल ये होता है कि उस टॉय को निकालो, वो डंडे टाइप का होता है, और अपनी विश मांगो, उसमें अजीब सा म्यूजिक बजता है, और फिर अपनी एक विश मांग करके उसको तोड़ दो। यही उसका रूल होता है। ये भाई साहब क्या करते हैं, उस टॉय को निकालते हैं और उस टॉय को सीधा रखते हैं, और गेस करो ये क्या बोले होंगे। राइट, मैंने बोला ना, जो इंसान सामने से कुछ नहीं कर सकता वो ऐसे ही अनएथिकल उल्टे पुल्टे चीजें मांगता है। और इससे नहीं पता था कि भाई ये जो विषय मांगने जा रहा है इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है इस चीज से। वो कहता है कि ये जो लड़की है मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
लेकिन यही दूसरी तरफ कुछ भयानक होता है। वो निकी जो अपने घर के गेट से अंदर जाने ही वाली थी, वो एकदम खड़ी हो जाती है एक पोजीशन में। डार्क इन्वायरमेंट होता है, उसके ऊपर शैडो पड़ रही होती है और वो वापस घूमते हुए बेयर की तरफ आती है और बेयर की तरफ आकर के कार के पास, उसके विंडो के पास आके रुकती है और उसे बोलती है, बेयर मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। बेयर बोलता है क्यों? वो बोलती है कि सॉरी मेरी बिल्ली मर गई। ओह सॉरी तुम्हारी बिल्ली मर गई। वो ऐसे लड़खड़ाते हुए बोलती है और कहती है क्या आज हम लोग तुम्हारे बिल्ली के बारे में, यानी तुम्हारे कैट के बारे में हम बात कर सकते हैं? मैं बहुत सैड महसूस कर रही हूँ और तुम्हारे लिए भी बहुत सैड महसूस कर रही हूँ। और इट्स सो सरप्राइजिंग कि जो लड़की अभी 2 मिनट पहले इससे भड़क के गई है, इसके ऊपर चिल्ला के गई है और भाई ये जस्ट फ्रेंड्स बोल दिए उसको, वो लड़की इसको इनवाइट कर रही है अपने रूम में आने के लिए। तो ये काफी डिस्टर्बिंग प्लस एक ऑकवर्डनेस क्रिएट करता है बेयर के लिए भी। बेयर सोचता है कि इसको क्या हो गया, ये ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है। और जब बेयर बोलता है कि नहीं मुझे घर जाना चाहिए, देन वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि आ जाओ ना, हम मोमेंट शेयर करेंगे और ऐसा वैसा, प्लीज रूम पे आ जाओ। और बेयर जितनी बार उसको जाने के लिए बोलता है वो जाती ही नहीं है। वो क्या करती है, वो दूसरी तरफ कार के आती है, मतलब जिधर बेयर बैठा हुआ होता है उसका दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोल के बेयर को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन बेयर उतरता नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर निकी एक बहुत बड़ी चीज बोलती है कि मेरे पापा को कैंसर है और मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट प्रोवाइड कर सको, मतलब हम कुछ टाइम स्पेंड कर सके। और यू नो दैट गाइज, क्या कहने का मतलब था इसका। और ये बात बोलते हुए वो दूसरी तरफ आती है और उसका दरवाजा खोल के जैसे ही बैठने के लिए जाती है, तुरंत बोलती है व्हाट द फक आई एम डूइंग हियर। और ये बोल के वो इधर उधर झटकने लगती है अपने आप को। No, I'm not. Wait, what the fuck? ऐसा मानो कि उसके अंदर वो जो रियल निकी वाली आइडेंटिटी थी, जो ओल्ड निकी वाली आइडेंटिटी थी, वो वापस आ गई हो। तो ऐसा समझो कि अब ये जो निकी थी इसके अंदर, अब ये कोई दूसरी निकी आ गई थी। मतलब भाई साहब ये जो विश मांगे थे, उस विश से इस निकी के अंदर कोई दूसरी आइडेंटिटी आ गई। अब ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज है, एक आइडेंटिटी आई थी कि नहीं आई थी, क्या वो रियल निकी थी या कोई और निकी उसके अंदर आ गई थी, या कोई विच या फिर कोई इंडियन भाषा में कोई चुड़ैल उसके अंदर घुस गई थी। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लास्ट में भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना मान लो कि उसके अंदर कोई नई आइडेंटिटी आ जाती है और वो आइडेंटिटी उसके बॉडी को इतना पोजेस कर लेती कि वही बीच में निकी आती है और कहती है व्हाट द फक आई एम डूइंग हियर, कि वो कंफ्यूज जाती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। और फिर वो आइडेंटिटी नई वाली उसके ऊपर वापस से ऑब्सेस्ड हो जाती है और वो जैसे ही उसके ऊपर कब्जा करती है, वो उसके कार में बैठ जाती है। अब बेयर को यहाँ पे अजीब लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता बेयर इतना बड़ा कैसे होता है कि भाई वो निकी को अपने रूम पे लेकर के जाता है। रूम पे ले जाने के बाद वो उसके रूम पे जाती है और उसी के सामने, उसके बेडरूम में उसके सामने अपना कपड़ा उतारती है। बेयर को यहाँ भी नहीं शक होता है, यहाँ भी नहीं उसको ऑकवर्ड फील होता है। वो यही बात का कवर अप दे रहा होता है कि शायद ये ज्यादा पी रखी है। अबे वो तेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, कभी भी उसने ऐसा किया? पहली बार वो ऐसा कर रही है। खैर चलो ये भी मान लेते हैं। उसके सामने कपड़े उतारता है। बेयर कहता है ठीक है मैं बाहर सो जाता हूँ, लेकिन वो कहती है नहीं 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 नहीं, बाहर सोने की क्या जरूरत है, मेरे पास सो ना, मेरे पास बेड पे सो। बेयर उसे मना करता है, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करती है और बेयर वही करता है। एंड यहाँ पर निकी बेयर को किस करना शुरू करती है और जैसे ही सब आपस में किस कर रहे होते हैं, फट से तुरंत निकी के अंदर वो उसकी रियल आइडेंटिटी आती है और वो जैसे ही वो किस कर रही होती है, तुरंत वो झटके खाती है और बेयर को देख करके चिल्लाती है और पीछे की तरफ भागती है, बेड की तरफ। What the fuck? बेयर की फट जाती है। वो ऐसे डर की जैसे ही पीछे होती है, तब तक फिर से उसके अंदर वो नई वाली आइडेंटिटी आ जाती है और बेयर एकदम डर जाता है। कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो? निकी बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बस मुझे ट्रॉमा हो गया था, ये वो ऐसे वैसे करके वो सफाई देने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर बेयर को यहाँ पे शक हो जाता है, इसलिए वो रात बेयर उस बेड पे नहीं सोता, नीचे सोता है। लेकिन उससे पहले वो इंटरनेट पे वन विश विलो के बारे में सर्च करता है। तो ऐसे हम लोग रेडिट पे सर्च करते हैं कि भैया ये चीज सही है या गलत है, लोगों के क्या ओपिनियन है इस टॉय को लेकर के। और जब वो सर्च करता है तो उसको 20 to 30% ओपिनियन ये मिलता है कि यस ये एक्चुअली करेक्ट है, लेकिन 70 से 80% लोग बोलते हैं कि नहीं ये बेकार है, ये बुलशिट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, बस स्कैम करने का तरीका है लोगों को। ये चीज देख करके ब्रायन को अंदर से खुशी होती है कि हाँ यार कोई बात नहीं, निकी को ये सब विश तो रियल लाइफ में होती है, कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये करके भाई साहब वो सो जाते हैं। लेकिन असली कांड तो दूसरे सुबह में होता है। अब ध्यान से सुनो। दूसरे दिन सुबह जब बेयर उठते हैं तो निकी बेड पे नहीं होती है। ये उठ करके जैसे ही बाहर आते हैं और जैसे ही अपने किचन के पास पहुंचते हैं, ये नीचे देखते हैं इनकी फटकी 4 हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये नीचे क्या देखते हैं कि इनकी जो बिल्ली है, मरी हुई बिल्ली थी, उसको प्रॉपर तरीके से निकी ने सजा करके इनके लिए रखा हुआ है। मतलब इनको एक तरीके से सरप्राइज करने के लिए इनके लिए ट्रीट रखी हुई है। और ये देख करके इनकी फटके 4 हो जाती है। अरे भाई किसकी नहीं फटेगी, मैं देखूंगा, मैं भाग जाऊंगा घर छोड़ के, दूसरे दिन मैं आऊंगा नहीं उस घर में कभी। भाई ये लड़की कितनी पागल हो गई। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बेयर फिर से एक विलन का कैरेक्टर बनता है कि
मैं बस सोच रहा था कि भाई अगर तेरी बिल्ली मरी है तो उसको भाई कब्रिस्तान में जाकर के या किसी गार्डन में जाकर के उसको जमीन के अंदर गाड़ना भाई। उसको ट्रैश में क्यों फेंका था, मतलब कूड़ेदान में क्यों फेंका था कि उसको कूड़ेदान से निकी निकाल के तुम्हारे लिए ट्रीट लेकर के आ रही है। और इमेजिन करो वो उस बिल्ली के साथ क्या किया होगा भाई। उस बिल्ली को उठा अब गार्डन में गाड़ के आना नहीं, वो फिर से उसको ट्रैश में फेंक देता है और अपने निकी के साथ, निकी उससे सॉरी करती है, उसको लेकर के ऑफिस में जाता है। ऑफिस में मतलब ये सब काम कर रहे होते हैं। फिर निकी को जब लेकर के जाता है, निकी भाई बिल्कुल इससे ऑब्सेस्ड हो चुकी होती है, बस इसी को देख रही होती है, इसी के साथ रह रही होती है। और बाकी इसके जो दोस्त होते हैं वो भी देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये बंदे को क्या हो गया एक्चुअली, इन लड़की लड़के को इन सबको हुआ क्या भाई, ये सब अचानक से कैसे इतना गुलू गुलू करने लग गए। और यहाँ पर ये जो लौंडा होता है इसका दोस्त अयान जो भी नाम है यार, वो इससे मिलता है और इससे बोलता है यार तुम लोगों के बीच में सब हुआ कैसे। और ये बोलता है कि क्या तुम लोग रात में एक साथ थे, तो बोलता है हाँ हम लोग रात में एक साथ थे। तो क्या तुम लोग के बीच में वो सब हुआ, तो कहता है नहीं यार हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर बेयर कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन वो इतना बताता है कि निकी ठीक नहीं है, उसको कोई मानसिक प्रॉब्लम है, उसको कोई मेंटल रिटार्डेशन टाइप कोई मेंटल प्रॉब्लम है, आई थिंक कोई ट्रॉमा और वगैरह की वजह से वो मेरे से सही से रिएक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ से हम बेयर के भी माइंडसेट को समझ सकते हैं कि वो अभी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि वो उस वन विश विलो की वजह से सब हो रहा है। वो बस ये बोल रहा है कि इसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है, हरकतें ऐसा ऐसा कर रही है। आफ्टर दैट निकी अपने रूम पे चली जाती है और बेयर शाम को अपने घर पे आ जाता है। लेकिन शाम को कुछ अजीब होता है, निकी वापस से इसके रूम पे आती है और ये उस समय अपने दोस्त से ही बात कर रहा होता है इसके बारे में, और इसका दरवाजा खुलवाती है और एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के आई होती है और कहती है मैं आज सुबह के लिए तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया था, वो मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारे बिल्ली के साथ ये कर दी वो कर दी। और ये सब जैसे ही वो सॉरी बोलती है, अपना लौंडा तो लौंडा है भाई, उसकी बातों में आ जाता है और उसकी बात मान लेता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई। मतलब ये गलती ऐसी थी कि इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर फिर भी बेयर इस गलती को इग्नोर करता है और यहाँ पर निकी को एक्सेप्ट करता है। निकी उसी वक्त बेयर को प्रपोज करती है और बेयर भी निकी को प्रपोज करता है और ये दोनों एक साथ प्यार में आ जाते हैं। फिर हमें एक भाई अच्छा खासा सीक्वेंस दिखाया जाता है, मोन्टाज दिखाया जाता है कि सब प्यार कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, काफी बातें कर रहे हैं, खुशी खुशी हैं। एंड ये चीज हमें इसीलिए दिखाई जा रही होती है कि ये निकी भले ना ये चाह रही हो कि वो उससे प्यार करे या ना करे, लेकिन बेयर का तो हमेशा सही था कि निकी उसे प्यार करे। वो उसको स्टॉक करता था, उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी लाइक करता था, उसी के बारे में दिन रात सोचता था और सब कुछ करता था। तो भाई वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा था। जैसे ही ये मोन्टाज एंड होता है, बहुत ही ऑकवर्ड चीजें बेयर के साथ होना शुरू हो जाती है। बेयर जो है वो निकी को डेट पे लेकर के गया हुआ होता है और जब वो जैसे ही वो बैठ करके डेट पे नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं, बेयर को उसके दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त कॉल में बताता है कि बेयर वो जो लड़की निकी है वो नॉर्मल नहीं है। उसको वो ये नहीं बताता है कि भाई वो वन विश विलो की वजह, वो बोलते हैं बस वो नॉर्मल नहीं है। कि उस दिन शाम को जब उसने बोला था उसके बाप को कैंसर है, वो एक मोमेंट शेयर करना चाहती है तुम्हारे साथ, और ये बोल करके वो तुम्हारे साथ घर पे गई थी। उसके बाप को कुछ भी नहीं है, उसका बाप एकदम मस्त चंगा है, ये झूठ बोल करके तुम्हारे साथ गई थी। और तो और अगर तुम्हें लगता है कि निकी तुम्हें पसंद करती है तो उस रात के पहले ही, बहुत टाइम पहले ही निकी जो है वो सेरा से, यानी जो एक और फ्रेंड होती है स्टार्टिंग में पब में इनके साथ मिली हुई होती है, सेरा से कई बार ये बात बोल चुकी है कि वो तुझे यानी बेयर को एक दोस्त समझती है, एक ऐसा दोस्त जो कि उसके छोटे भाई जैसा है। और ये बात सुन करके बेयर की फट जाती है। बेयर को ये बात पता चलती है, वो भयानक डर जाता है और वो वापस से निकी की तरफ जाता है और निकी से बोलता है कि तुमने मुझसे उस दिन झूठ बोला। और जैसे ही वो ये बात बोलता है, निकी सबके सामने वहां खड़ी हो जाती है और वो एकदम चिल्लाते हुए बोलती है इट डजंट मैटर फॉर मी, मतलब मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा बाप कैसा है। और वो ये बोल करके बहुत चिल्लाने लग जाती है। No, 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 don't do that! उसके चेहरे पे मुस्कान भी होती है लेकिन उसके आंख में आंसू भी होता है। ऐसा मानो कि उसके आइडेंटिटी के अंदर रियल आइडेंटिटी, रियल निकी और ओल्ड निकी दोनों आपस में लड़ रहे हो। जो कि बेयर भी उस वक्त ये बोलता है कि ऑल्सो इट इज नॉट मैटर फॉर मी। और यहाँ से बेयर उसे कार में बिठा के वापस से अपने रूम लेकर के जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। बेयर का उसका वो रूप देख करके जब वो बोल रही होती है कि डजंट मैटर फॉर मी, तो हमें इसके बाद फट से एक सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें ये और बेयर जो है वो आपस में इंटीमेट मोमेंट शेयर कर रहे हैं। मतलब ये है कि बेयर को भी नहीं फर्क पड़ता था कि कौन निकी है, कैसी है, उसका बाप कैसा है, बस उसे निकी से फर्क पड़ता था। बेयर ये चाह रहा था कि क्या हुआ, ये रियल निकी नहीं है। उसका मतलब क्या था कि निकी उसके साथ होनी चाहिए। और उस रात में बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। जब उसके साथ सो रहा होता है तो उसी वक्त जब उसकी नींद खुलती है, देखता है कि निकी अपने बेड पे नहीं है। रात के 2 से 3 बज रहे होते हैं और तभी वो उठता है, देखता है सामने किधर भी निकी नहीं है, सामने अंधेरा होता है और तभी दिखता है कि सामने निकी एक
कोने शैडो से निकल करके आ रही है और बेयर की बढ़ जाती है कि भाई ये क्या कर रही हो तुम। और फिर उस वक्त निकी वहां पे एक दो बार शैडो में जाकर के चिल्लाती है और बेयर की फाड़ देती है। भाई बिल्कुल हॉरर मोमेंट होता है और यहाँ पे बेयर को रियलाइज हो रहा होता है कि निकी बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो चुकी है। निकी उसे इतना डराती है रात को कि बेयर की फट जाती है लिटरली, लेकिन बेयर फिर भी इस चीज को इग्नोर करता है। इसीलिए मुझे कैरेक्टर लगता है। इसके बाद सुबह होती है। जब वो सुबह उठता है तो काफी डर चुका होता है। वो सुबह उठता है, फिर देखता है निकी बगल बिस्तर में नहीं है। वो उठता है, वो जाता है और निकी उसके लिए टिफिन बनाई हुई होती है। उस समय उस दिन शायद निकी का ऑफ होता है और हाँ, उस समय बेयर रात के बारे में पूछता है कि रात में तुम ये सब हरकतें क्या कर रही थी। तो बेयर बोलता है कि मुझे डराना बंद करो। और ये बोल करके बेयर जैसे मुड़ता है दरवाजे की तरफ जाने के लिए, वो क्या देखता है कि दरवाजे पे पूरा का पूरा टेप लगा हुआ होता है। मतलब निकी उस पूरे दरवाजे को सील कर चुकी होती है टेप चिपका करके, इसलिए बेयर डोर से बाहर ही ना जा पाए। मतलब निकी की वो आइडेंटिटी बेयर को घर से बाहर जाने ही नहीं देना चाहती थी, लेकिन बेयर कैसे भी वो दरवाजा खोलता है। निकी बोलती कोई दिक्कत है, अगर दरवाजा बंद है तो मत जाओ। कहता नहीं 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 मैं चला जाऊंगा। और कैसे भी वो बंदा टेप खोल करके अपने जॉब पे जाता है। लेकिन खतरनाक चीज तो यहाँ पे होती है। वो जब उस टिफिन को खोलता है तो उस टिफिन में एक स्टिकर दिखाई देता है जिसमें उसकी फोटो होती है, उसके नीचे लिखा होता है यू। और एक फोटो दिखाई देता है जहाँ पर उसकी और निकी की फोटो होती है, उसमें लिखा होता है इट्स नॉट मी। बेयर इस चीज को समझ जाता है कि ये तुम हो बट इट्स नॉट मी। मतलब वो जो पुरानी निकी होती है वो कहीं ना कहीं इस फोटो के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है कि ये जो इंसान के साथ फोटो तुम खिंचाए हो, मतलब मेरे साथ, इट्स नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और आइडेंटिटी है जो तुम्हारे साथ इतना पोजेस या ऑब्सेस्ड होने की कोशिश कर रही है। और वो सैंडविच उठाता है और उसे खाना शुरू कर देता है। फिर उसकी दोस्त वहां पर सियरा आ जाती है और ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन सियरा उसके टिफिन को उठाती है और उसके टिफिन से एक छोटी सी कार्ड निकलता है, एक छोटा सा वही स्टिकी नोट निकलता है और उस स्टिकी नोट में लिखा होता है व्हाट्स योर वर्डिक्ट अबाउट कैट। मतलब कैट के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तो वो जब ये चीज देखता है कहता है कैट के बारे में क्या राय है। एंड देन वो अपने सैंडविच को उठा करके देखता है एंड वो देखता है कि उसके सैंडविच के अंदर उसकी कैट जो थी उसको कुक करके उसको सैंडविच के अंदर डाल के वो दी होती है। बेयर के फट के चार हो जाती है। वो पहले तो वहां उल्टी करता है और वॉमिटिंग करने के बाद वो अपने कार में जाता है एंड अब उसे पता चल चुका होता है कि भाई अब मोमेंट बहुत भयानक हो चुका होता है। निकी का रात में उसे डराना और फिर वो डोर ब्लॉक कर देना और फिर ये हरकत करना, ये सब बेयर को डराना शुरू कर देती है। बेयर को पता चल चुका होता है कि ही फक्ड अप, क्योंकि अभी तक तो वो चाहता था कि निकी बस उसे प्यार करे और निकी चाहे जो हो अब उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे प्यार मिल रहा था। वो जो चाहता था उसे मिल रहा था इस सेल्फिश इंसान को। लेकिन अब तो मोमेंट यार सिचुएशन बहुत हद से आगे बढ़ चुकी थी। तो अब बेयर भागते भागते अपने कार में जाता है और वो वन विश व्हीलो वाला वो आपस से कवर निकालता है और उस पर कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है। कस्टमर केयर नहीं, हेल्पलाइन नंबर। वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता है। वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जैसे ही कॉल उठाता है तो सामने से एक बहुत ही थका हुआ हारा हुआ इंसान कॉल उठाता है। वो बहुत ही लेथार्जी तरीके से बात कर रहा होता है जो सामने कॉल पे होता है, कि ऐसा मानो कि वो रोज किसी से बात कर रहा हो इसी तरीके से। यहाँ पर बेयर बोलता है कि ये जो विश है क्या ये सच में सही होती है। तो बोलता है कि हाँ ये सच में सही होती है। तो यहाँ पर बेयर ये नहीं बोलता, पहले बेयर ये बोलता है मेरे साथ ये विश सही हुई है और जिस लड़की के लिए मैंने विश मांगी थी वो लड़की क्या सच में मेरे से प्यार करती है। क्या वो रियल निकी है या फिर कोई फेक आइडेंटिटी उसके अंदर घुसी हुई है। क्या वो जो प्यार करती है क्या वो सच वाला प्यार है। तो वहां पर सामने से जवाब आता है कि तुमने जो विश मांगी थी उस विश के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। अब तुम्हें और क्या चाहिए। अब जैसा तुमने विश किया था वैसा ही सारी चीजें हो रही हैं। तो बेयर बोलता है नहीं मुझे अपनी ये विश कैंसिल करनी है। तो बोलता है नहीं ये विश कैंसिल नहीं हो सकती। तो बेयर बोलता है फिर ये विश कैसे कैंसिल होगी, वो निकी अपने नॉर्मल आइडेंटिटी में कैसे वापस आएगी। तो सामने से वो आदमी बोलता है ये विश तभी कैंसिल हो सकती है जिसके लिए विश मांगा गया हो वो इंसान ही ना रहे। मतलब अगर तुमने अपने लिए विश मांगा है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक निकी सही नहीं होगी। और ये बात सुन करके बेयर बिल्कुल डर जाता है और वो आदमी सामने से बोलता है कि यही एक तरीका है। और फिर सामने से वो बोलता है क्या तुम निकी की आवाज सुनना चाहते हो। और जैसे ही वो ये बात बोलता है उस फोन पे निकी की आवाज एकदम तेजी से चिल्लाने लग जाती है। Who is that? निकी सामने कॉल पे चीख रही होती है। मतलब ये वो ओल्ड निकी होती है जो कि उस कॉल पे चिल्ला रही होती है। मतलब ऐसा मानो कि वो आदमी ओल्ड निकी की उस आइडेंटिटी को ब्लॉक कर लिया होता है, उस आइडेंटिटी को कैप्चर कर लिया होता है और नई निकी की आइडेंटिटी मतलब वो जो प्रॉमिस या विश वाली निकी थी वो निकी की बॉडी में डाल दिया होता है। उस कॉल पे निकी चिल्ला रही होती है और बेयर को इस वक्त समझ आ चुका होता है कि रात हो चुका होता है। अब इसे वापस से अपने घर पे जाना होता है और ये डरते डरते भाई घर पे वापस जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने तुम लोगों को बताई ही नहीं,
जब यहाँ पर वो सुबह के टाइम में वो दरवाजा खोल करके जा रहा होता है तो निकी एक जगह खड़ी होती है और जैसे वो दरवाजा बंद करके जाता है निकी बस उसी जगह खड़ी होती है और वो उसी जगह पे लिटरली टॉयलेट कर देती है नीचे, क्योंकि यही बताता है कि निकी की रियल आइडेंटिटी जो है वो इतनी अंदर तक दब चुकी है कि उसके अंदर वो नई वाली आइडेंटिटी है वो इतना कब्जा कर चुकी है कि वो हिलने तक नहीं दे रही है। वो बेयर से इतना ऑब्सेशन में है कि वो उसी जगह पे खड़ी है। और शाम को गेस व्हाट, जैसे ही यहाँ पर बेयर दरवाजा खोलता है वो निकी को देखता है, निकी उसी जगह उसी पोजीशन में खड़ी होती है और वो निकी को क्या देखता है कि निकी का पूरा यूरिनेशन पूरा जमीन पे फैला हुआ होता है, फीसेस को निकी खाई हुई होती है और उसके फीसेस लिटरली पूरे उसके माउथ पे लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर बेयर ये चीज देख करके डर जाता है। फिर निकी बोलती है कि तुम जल्दी नहीं आ सकते थे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये करके फिर बेयर बोलता है कि तुम एकदम डिस्गस्टिंग लग रही हो। और जैसे ही निकी ये बात सुनती है वो तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। बेयर उससे बोलता है आज मुझे बॉयज पार्टी में जाना है और क्योंकि ये बॉयज पार्टी है तो मुझे अकेले जाना है। और जैसे वो बोलता है अकेले जाना है, अंदर से निकी की एकदम तेज से चिल्लाने की आवाज आती है। बेयर एकदम डर जाता है, कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी चल सकती हो। फिर निकी बोलती है ओके। देन ये सब एक पार्टी में जाते हैं, बॉयज पार्टी में। और ये ऐसी बॉयज पार्टी होती है जिसमें ऑलरेडी पहले से कई सारी लड़कियां आई हुई होती है। इसमें उसका वो दोस्त भी होता है और वो सेरा नाम की कैरेक्टर भी होती है और ये मूवी का मेन मोमेंट होता है। ध्यान से समझो, यहाँ पर ये सब एक जगह बैठे हुए होते हैं और ये सब ट्रूथ ऑन डेयर गेम खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर निकी के पास पहले डेयर आता है और निकी जैसे ही डेयर आता है निकी खड़े होकर के एक पोयम पढ़ती है और ये एक पोयम बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, ध्यान से सुनना तुम लोग। अब इस पोयम में वो कहानी सुनाती है हंसल और ग्रेटल की। हंसल और ग्रेटल एक मेल और फीमेल कैरेक्टर होते हैं जिसकी निकी एक लव स्टोरी जैसी पोएटिक कहानी सुना रही होती है। लेकिन रियल लाइफ में मैं बताऊं, रियल लाइफ में अगर तुम सर्च करोगे तो हंसल एंड ग्रेटल नाम की एक सीरीज थी जो एक विच हंटर सीरीज थी। वो हंसल और ग्रेटल एक्चुअली ब्रदर एंड सिस्टर्स थे। मतलब ये जो निकी थी वो अपने इस कविता में हंसल और ग्रेटल को लवर के तरीके से दिखाई थी और लवर के तरीके से उन लोगों के बीच में लव को फोर्स कर रही थी, जो कि यही बताता है कि किस तरीके से निकी मतलब ओल्ड निकी जो है वो बेयर को ब्रदर समझती है, लेकिन उसके बीच में ये जो रियल वाली बड़ी वाली आइडेंटिटी है, जो फेक वाली आइडेंटिटी है, ये जो कर्स इनके बीच में हुआ विश, वो जबरदस्ती लव क्रिएट करवाने की कोशिश कर रही है। लास्ट में वो एक लाइन बोलती है, इट्स द लव ओनली द ब्रांच ऑफ विलो ट्री कुड कॉन्जर। A love only the branch of a willow tree could conjure. और पता है ये जो लाइन है ये पूरी मूवी का सार बता देता है। इस लाइन का सिंपल सा यही मतलब है, ये एक पोएटिक लाइन है जो कि यही बताती है कि जो प्यार है, जो लव है, वो उसके ऊपर थोपा जा रहा है, वो फोर्सफुली करवाया जा रहा है। यहाँ पर बेयर अपना डेयर उठाता है और उसको डेयर मिलता है कि उसके लेफ्ट में जो इंसान बैठा हुआ है उसे उसको किस करना है। और गेस व्हाट, उसके लेफ्ट में और कोई नहीं बल्कि सेरा बैठी हुई होती है। और यहाँ पर निकी सीधे खड़े होती है, सेरा के पास आती है, सेरा को हटाती है और उसके लेफ्ट में आकर के बैठती है और उसके साथ किस करती है। और जैसे ही वो वापस जा रही होती है उसके अंदर वो पुरानी निकी वाली आइडेंटिटी वापस आती है और जैसे ही उसके अंदर वो पुरानी निकी वाली आइडेंटिटी वापस आती है वो तुरंत एक बॉटल उठाती है और इससे अपने मुंह पे तुरंत हिट करती है। लेकिन यहाँ पे बेयर चुपचाप बैठा होता है, वो चुपचाप नीचे की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन बाकी लौंडे उसे उठाते और कहते हैं इसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ। वो निकी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट करने के लिए सब मना कर देते हैं। देन जब मना कर देते फिर वो निकी को अपने फाइनली रूम पे लेकर के आता है। निकी के वो इस पार्ट को ट्रीटमेंट भी नहीं करवाता है और जैसे ही रूम पे निकी को लेकर के आता है निकी से कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है क्या तुम रियल निकी नहीं बन सकती? वो पुरानी वाली जो निकी की आइडेंटिटी थी तुम उस आइडेंटिटी में रहो, उसके जैसा तुम बिहेव करो, उसके जैसा तुमको क्यों नहीं बिहेव कर रही हो। तो निकी बोलती है कि यही तो तुम चाहते थे, दैट्स व्हाट यू वांट, मैं वैसे ही हूँ जैसा तुम चाहते थे। लेकिन उस समय वो लिटरली बेयर की फाड़ देती है, वो अजीब सा पीछे वॉक करती है। I love you too. Oh my God! Stop, please! Nick, you're scaring me! Don't be scared, baby. Don't be scared. I would never hurt you. बेयर को बोलती है कि चुपचाप मेरे साथ सो जा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और बेयर ऑब्वियसली पगला लौंडा उसके साथ बेड पे सो जाता है। वो बेयर को कडल करके सो रही होती है। बेयर को साथ में सीरा का मैसेज आता है, हाँ वही लड़की जो उसके लेफ्ट में बैठी होती है, शुरू से इसके साथ होती है। सीरा उसे कहती है कि चुपचाप मेरे से रात को मिलने के लिए आओ, मैं कार में हूँ, मेरे पास मिलने के लिए आओ, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ये सब चैट पे ही बात कर रहे होते हैं। बेयर बोलता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता। सेरा बोलती है कि तुम आओ नहीं तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी। फिर बेयर कैसे भी करके उठता है और उसको जगाने की कोशिश नहीं कर
करता है क्योंकि निकी उठेगी तो तांडव मचा देगी ये लौंडिया पूरी की पूरी। उठता है और धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है। फिर उसे रियल वाली निकी की आवाज सुनाई देती है, मतलब ये निकी सोई हुई होती है। फिर वो निकी बोलती है, Bear, kill me, please. She's sleeping. It's me. कर्ज निकी वाली आइडेंटिटी होती है, वो भी सो रही होती है। तो रियल निकी वाली आइडेंटिटी उसके अंदर वापस आती है और वो बोलती है कि प्लीज किल मी, मुझे मार दो, मुझे नहीं रहना है इसके अंदर। और तो यहाँ पर बेयर बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या दिक्कत है। और ये स्टेटमेंट होता है, भाई वो लड़की लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी है, वो अपने अंदर ही अपने आप से लड़ रही है। और तू साले उससे रात में जब उसकी आइडेंटिटी कैसे करके बाहर आई है, तो उससे बोल रहा है कि तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर वो रियल वाली निकी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ थी ही कब, जिसका बेयर वही निकी को छोड़ करके चला जाता है। ये कितनी भयानक चीज है कि भाई वो उसे लिटरली भीख मांग रही होती है कि मुझे मार दो। अब इसका सोल्यूशन ये नहीं कि उसे मार ही देना चाहिए था, लेकिन बेयर उसे लिटरली इग्नोर करके कार में चला जाता है। और कार में जैसे ही जाकर के बैठता है, वहां पर सेरा भी होती है। सेरा उसे अपने बारे में बताती है और उसे अपने बारे में बताते बताते बोलती है कि मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। निकी और इरा, हाँ वही दोस्त जो स्टार्टिंग में इसको प्रैक्टिस करवा रहा था, ये सब 2 साल से इनका कैजुअल रिलेशनशिप चल रहा था। ये सब 2 साल से हुकअप कर रहे हैं। मतलब ये जो इसका दोस्त था, ये एक नंबर का साला धोखेबाज, अपने दोस्त की पीठ पीछे ही धोखा दे रहा था। एक तरफ अपने दोस्त को बोलता था कि जाओ निकी को प्रपोज करो, और फिर उसी के बंदी के साथ, उसी के होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ था। और जैसे ही ये बात बेयर सुनता है, उससे और क्लियर हो जाता है कि निकी का उसके साथ कभी कुछ था ही नहीं। रियल निकी उसे भाई मानती थी, वो कैजुअल थी एरा के साथ, या जो भी लौंडे का नाम था। और सेरा उसे अपनी फीलिंग बताती है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, तुम निकी जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते हो जो कि किसी और के साथ हुकअप कर रही है, ये वो ऐसा वैसा। और वो ये बोलते बोलते बोलती है, और वो लड़की आज तुम्हारे लेफ्ट में बैठी हुई थी। मतलब तुम समझ रहे हो, ये सब पार्टी में लेफ्ट में पार्टी को वाले सीन को बताती है, जब ये सब घर पे गए होते हैं और उसके लेफ्ट में कौन बैठा हुआ होता है, यही। मतलब सीरा अपने आप को बता रही होती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये मूवी के स्टार्टिंग से ही कई सीन में दिखते हुए आ रहा होता है कि सीरा को पहले से ही अपने बेयर के लिए फीलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर सीरा उसे क्लियरली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती है कि मैं तुम्हारे लेफ्ट में थी, मैं एक अच्छी चॉइस थी तुम्हारे लिए। लेकिन सीरा कभी अपना लव नहीं बताई, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बेयर भी कभी भी अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया था। लेकिन बेयर को अब यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि सीरा को पसंद करता है, क्योंकि सीरा के लिए भी उस वक्त उसके लिए फीलिंग आती है। और वो जैसे ही ये मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, अब तक बगल से निकी आती है, वो दरवाजे का शीशा फोड़ती है और उसके हाथ में एक ईंट यानी ब्रिक का टुकड़ा होता है। वो उस ब्रिक को उसके कार की स्टीयरिंग पे रखती है और वो सेरा को पकड़ती है और उसका सर पकड़ करके और सॉरी टू से गाइस, मैं थिएटर में मूवी देख रहा था तो थिएटर में मुझे ये सीन देखने को मिली ही नहीं। बस इतना देखने को मिला कि निकी आती है, वो फट से ऐसे गेट तोड़ती है, इसका शीशा तोड़ती है, और फट से सीन आती है जहां पर सीरा का पूरा फेस मरा हुआ है, मतलब सीरा का पूरा फेस चीथड़े उड़ गए हैं। देन यहाँ पर जब मैं ऑडियंस के साथ बैठा तो ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई, एक शीशा तोड़ने से कैसे सीरा का फेस एकदम लूथड़ा हो गया, चीथड़े कैसे हो गए। लेकिन एक्चुअली फिर मुझे मैंने सर्च किया तो पता चला कि हमारे कृपया जी CBSE बोर्ड वालों ने से ये सीन कट करके हटवा दी थी, सेंसर कर दी, पूरे के पूरे सीन को ही हटवा दिया। बाद में मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया तब मुझे ये सीन देखने को मिली, जो उसको पकड़ के लिटरली उसका सर मारती है एकदम ब्रिक में, और तब तक मारती है जब तक उसके चेहरे के पूरे लूथड़े नहीं निकल जाते। बेयर की यहाँ पर फट जाती है। बेयर का एक्सप्रेशन देखो, वो इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है। और अब ये मूवी अपने एंडिंग सीक्वेंस पे पहुंच चुकी होती है। मारने के बाद निकी उसके तरफ आती है और उसको गले से लगाने लगती है, उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो लास्ट में बोलती है, This is all your fault. Sarah's your fault. You wanted this. You wished for this. But baby, we can fix this. अब बेयर भी पूरा का पूरा क्रिमिनल ही बन चुका होता है लास्ट तक। अब उसे पता ऑलरेडी चल चुका होता है भाई अब चीजें बहुत हद से आगे निकल चुकी हैं। अब यहाँ पर और भी भयानक चीज होने लग जाती है। बेयर और यहाँ पर निकी उसकी लाश को, सेरा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस से उसकी लाश को निकाल करके अपने गाड़ी के पीछे डिग्गी में डालते हैं। लेकिन बेयर इतना डर चुका होता है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है कि उसके चेहरे पे इमोशन दिखता है। बेयर भागते हुए वन विश विलो वाली उस शॉप पे जाता है, उस शॉप में जाता है जहाँ पर वो वन विश विलो वाला वो टॉय खरीदा था, और वो वहाँ टॉय खरीद के जल्दी से उस वन विश विलो वाले टॉय को ढूंढने लग जाता है। उसे वन विश विलो वाला टॉय मिलता नहीं, और जैसे ही उसे टॉय मिलता है वन विश विलो वाला, केवल 3 टॉय उसे मिलते हैं।
सामने जो शॉपकीपर होता है इस बार वो लड़की नहीं होती है, एक कोई लड़का होता है। और यहाँ पर बेयर चिल्ला चिल्ला करके उससे पूछने लगता है कि इससे इसके कर्ज को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, ये जो इससे हम विश मांगते उसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, इसको कैंसिल करने का तरीका क्या है। तो बोलता है रुक जाओ यार, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या नहीं इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं। बेयर के चेहरे में पूरा पूरा वो खून होता है, जब वो सेरा को मार रही होती है उसमें तो पूरा खून के छींटे बेयर के चेहरे पे आ चुके होते हैं। वो आदमी बोलता है कि इसका एक तरीका है, अगर तुम इसको यूज करके किसी और से या खुद से ऐसी विश मांगो जो कि पुरानी विश से कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब ऐसी विश जो कि पुरानी विश से कॉन्ट्राडिक्ट करे या पुरानी विश को कैंसिल कर सके, तो शायद ये चीज तुम्हारे लिए सही हो सकती है। देन यहाँ पर बेयर के पास 3 केवल टॉय होते हैं, तो बेयर तीनों टॉय को खरीदता है और सीधा अपने कार में जाता है। और कार में जाकर के बैठते ही वो बोलता है, सबसे पहला वो टॉय निकालता है और इस बार अजीब सा म्यूजिक बजता है उस टॉय से। टॉय से पहले वाला जैसे म्यूजिक नहीं बज रहा होता जैसे स्टार्टिंग बजा होता है, इस बार अजीब सा म्यूजिक बजता है। और इस बार वो बोलता है कि निकी मुझे प्यार करे लेकिन केवल दोस्त की तरीके, हम और निकी केवल एक अच्छे दोस्त की तरह रहे। ये बोल करके वो उस टॉय को तोड़ने की कोशिश करता है, वो टॉय टूटता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बेयर के दिमाग में एक और आइडिया आता है, वो सोचता है कि अगर मैं किसी और इंसान से इस टॉय को तोड़वाऊं तो मे बी ये टॉय टूट जाए और उससे ऐसा विश मंगवाऊं जो कि मेरे विश से कॉन्ट्राडिक्ट करे। इसीलिए वो ईरा यानी अपने उस मेल फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन वो दरवाजे में खड़ा होता है और बाहर दरवाजे से देखता है कि कहीं निकी तो उसका पीछा नहीं कर रही है, क्योंकि भाई निकी अब तो पागल हो चुकी है, भाई वो डेविल हो चुकी है पूरी की पूरी। दरवाजा जल्दी से बंद करता है, कहता है, वो सारी सिचुएशन ईरा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अब तो इसका मुंह खुलता है साहब का, इसके पहले तो किसी को बताता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली मेल फ्रेंड है तो मेल फ्रेंड विश्वास करने की कोशिश करेगा नहीं, कहेगा क्या बकवास है, विश क्या है। तो बोलता है मेरी बात विश्वास करो, ये लो। वो निकालता है उसको, उसमें गाना बजता है, लेकिन इस बार नॉर्मली वो सॉन्ग बजता है उसके अंदर, उस टॉय के अंदर। बोलता है कि इसको तोड़ो और तुम ये विश मांगना, I need you to wish that I never made a wish. Okay? And then you can be with Nikki. बात का विश्वास नहीं करता उसका दोस्त, कहता है क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो, और ये ऐसे मजाक मजाक में कहता है ऐसे तोड़ते हुए कि अगर ऐसा ही है तो मुझे $1 ट्रिलियन मिल जाए। और जैसे ही बोलता है मुझे $1 ट्रिलियन मिल जाए, वो टूट भी जाता है और उसके ऊपर से $1 ट्रिलियन ऐसे डॉलर्स की बारिश होने लग जाती है। देन उस वक्त उसके दोस्त को पता चलता है कि भाई ये विश तो सही हो गई है, और इस तरीके से इनका 2 टॉय डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक तो काम ही नहीं करता, दूसरा तोड़ देता, एक और बचा होता है। भाई बेयर बिल्कुल परेशान हो जाता है और इस बार वो एक और आइडिया सोचता है। वो सोचता है कि अब केवल एक ही रास्ता है, अगर मैं निकी के पास जाऊं और निकी से इस टॉय को तोड़वा दूं, निकी से बोल करके, निकी तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना, तुम इस टॉय को तोड़ करके बोल दो कि बेयर भी मुझे बिल्कुल उसी तरीके से प्यार करे जैसे मैं प्यार करती हूँ। देन वो वहां पर निकी के पास अपने रूम पे जाता है। वहां पर वो देखता है कि पहले तो बहुत सारे कैंडल सजाए हुए हैं और उसकी फोटो और निकी की फोटो लगी हुई है, और फिर वो आगे बढ़ के देखता है कि वो जो सिरा होती है उसकी बॉडी वहां पर पड़ी हुई होती है और उसकी बॉडी पूरी नंगी होती है, मतलब निकी उसके बॉडी से सारे कपड़े उतार देती है। एंड तभी निकी उसके सामने आती है और बेयर क्या देखता है कि निकी सेरा के सारे कपड़े पहने हुई है, और सेरा के बॉडी पे जितने टैटू होते हैं वो सभी टैटू अब निकी के ऊपर भी लगे हुए होते हैं, जो कि ये दिखाता है कि निकी कितनी ऑब्सेस्ड होती है बेयर से। बेयर जो है वो सेरा से बात करता है, सेरा बेयर को पसंद करती है, तो सेरा को मारती ही मारती है, बल्कि सेरा जैसे खुद बन जाती है। यहाँ पर निकी धीरे धीरे बेयर की तरफ बढ़ती है, फट जाती है बेयर की ये चीज देख करके, और निकी उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यू डोंट लव मी, यू डोंट रियली लव मी। और भाई उसके अंदर से वो डेविल वाली आइडेंटिटी बाहर ही निकल रही होती है, वो एकदम बेयर के ऊपर चढ़ जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और चिल्ला के उसके ऊपर वॉमिट कर देती है। Fucking skull and shove the barrel in my pussy. उस वक्त जो उसका दोस्त होता है ईरा, वो उसके दरवाजे के बाहर आ जाता है और वो दरवाजा पीट रहा होता है कि दोस्त दरवाजा खोलो, $1 मिलियन वाली बात सच थी, उसका अलग ही चल रहा होता है अपने। और जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर होता है, निकी के हाथ में पता नहीं कहां से गन आती है और गन उठाती है और उसके दोस्त को वही गन से शूट कर देती है। और बेयर की आंख फट जाती है। बेयर चिल्ला के बोलता है आई लव यू, आई लव यू। एंड जैसे ही वो आई लव यू चिल्ला करके बोलता है, यहाँ पर निकी थोड़ी सी शांत हो जाती है। अब बेयर को पता चल चुका होता है कि अब इसके पीछे जाने का कोई रास्ता है नहीं। बेयर बोलता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, ये बात बोल करके वो उस टॉय को बाहर निकाल के रख देता है। लेकिन बेयर को यहाँ इस पॉइंट तक अंदाजा हो चुका होता है कि निकी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बेयर क्या करता है, निकी से वो गन लेता है और वो कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, और वो सीधा बाथरूम के अंदर चला जाता है। और जैसे वो बाथरूम के अंदर जाता है, बाथरूम के बाहर जो निकी होते हो दरवाजा तेज से खटखटा रही होती है कि जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। लेकिन बेयर कहता है रुक जाओ, और बेयर यहाँ पर सबसे बड़ा कदम उठाता है, क्योंकि बेयर को पता होता है कि अब कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। वो सीधा गन लेता है और उस गन से वो अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है।
लेकिन जैसा मैंने बोला था कि बेयर एक नंबर का सेल्फिश और डरपोक इंसान होता है। इतना डरपोक कि वो कभी अपनी फीलिंग नहीं बता पाया, वो अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इतना इंट्रोवर्ट। तो सोचो क्या वो अपने आप को मार सकता है? नहीं मार सकता। लेकिन फिर उसको अपने वही ग्रैंड माँ का ड्रॉवर दिखाई देता है जिसमें वो सारी उसके ग्रैंड माँ की दवाइयां रखी हुई होती हैं। और यहाँ पर बेयर अपने लाइफ को एंड करने का फैसला लेता है। बेयर एक टैबलेट उठाता है और वो टैबलेट खा लेता है, और तभी वो पूरे टैबलेट का डिब्बा उठाता है और सारा टैबलेट खा लेता है। लेकिन क्योंकि बेयर डरपोक है, उसको डिसीजन लेना नहीं आता। अब उसने टैबलेट तो खा ले, इसीलिए लास्ट टाइम में वो उस टैबलेट को मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि वो एक नंबर का सेल्फिश और डरपोक इंसान है। इतना सेल्फिश, शुरू से लेकर लास्ट तक उसने निकी की लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन उसके बाद कुछ हमें अजीब देखने को मिलता है। बेयर को पता चल चुका है वो मरने वाला है, वो दरवाजा खोलता है और जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर आता है वो अजीब तरीके से निकी के सामने आता है और निकी के सामने लास्ट टाइम किस विश करने लग जाता है। उनके बीच में मोमेंट शेयर होता है और जैसे ही वो किस विश करने लग जाते हैं तभी अचानक से यहाँ पर चोक करने लगता है बेयर, और बेयर चोक करके वो निकी की गोद में गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो दवा खा लिया होता है। निकी चिल्लाने लगती है कि क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें। और वहां पर अभी भी रियल वाली निकी की आइडेंटिटी वापस नहीं आई होती है। अब यहाँ पर वो जो निकी होती है जो कि बेयर से ऑब्सेस्ड होती है, वो अब गन उठाती है अपने आप को मारने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो उससे ऑब्सेस्ड है। जब उसे पता चलता है कि बेयर है तो उसका ये फिलॉसफी होती है कि अब बेयर नहीं है तो मेरा भी इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं। जैसे ही वो अपने आप को शूट करने के लिए जाती है, बूम, रियल निकी वाली आइडेंटिटी वापस आ जाती है और वो ओल्ड निकी वाली, मतलब वो जो विश वाली निकी की आइडेंटिटी थी, वो गायब हो जाती है। क्योंकि विश के अकॉर्डिंग तो ये होता है ना कि अभी ये इंसान जब मर जाएगा, तुम मर जाओगे तो विश ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो अब पुरानी निकी की आइडेंटिटी वापस आ जाती है। और सबसे सरप्राइजिंग चीज, जैसे ही पुरानी निकी की आइडेंटिटी वापस आती है, वो इधर देखती है सब लोग मरे पड़े हैं, बेयर को देखती है, बेयर उसके गोद में मरा पड़ा, वो लिटरली बेयर को धकेल देती है। लेकिन लास्ट टाइम में ये जो चीज हमें देखने को मिलती है कि जब वो गेट से बाहर निकलता है और निकी और ये सब किस करने लग जाते हैं, उसका भी सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। फिर हमें सीन दिखाई जाती है जहां पर वो जो टॉय होता है वो टूटा पड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये कि जब बेयर बाथरूम में था तो निकी की वो आइडेंटिटी जो थी वो उस टॉय को तोड़ी थी और उसने ये विश मांग ली थी कि बेयर मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। मतलब ये है कि अगर बेयर वो दवा नहीं खाया हुआ होता और मरता नहीं तो बेयर भी वही ऑब्सेसिव बन जाता जैसा निकी बनी थी। तभी ना लास्ट में देखो बेयर बाहर आता है और ये सब किस करने लग जाते हैं, एकदम हैप्पी होके, खुश होकर के, दोनों स्माइल करके किस करते हैं एक दूसरे से। जो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, किस मूवी का विलन कौन, इस मूवी में किसकी गलती होती है और आगे निकी के साथ क्या होगा। अब देखो निकी की रियल आइडेंटिटी वापस आ गई है तो ऑब्वियसली निकी अब इसके बाद जेल में जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें निकी की कोई गलती थी और क्या निकी कभी इसको पसंद करती थी बेयर को। तो देखो भाई, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। राज भी उन्हीं लोगों के साथ चला गया कि निकी उसे सच में पसंद करती थी कि नहीं, क्योंकि वो उस रात को उससे पूछी तो थी कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो उसे भाई की तरह मानती थी और वो हुकअप भी करती थी दूसरे दोस्त के साथ। तो एक भाई कॉम्प्लेक्स है। मैं काफी इंटरव्यू देखा, इवन इस मूवी के डायरेक्टर का भी मैं इंटरव्यू देखा, तो वो बोलते हैं कि मे भी चांसेस थे कि अगर उस दिन जो बेयर था वो अगर हाँ बोल देता तो ये सब रिलेशनशिप पे आ सकते थे। तो काफी कंट्रोवर्शियल चीज है कि यहाँ सच में वो पसंद करती थी कि नहीं पसंद करती थी, उस पे हमारा मेन फोकस नहीं है। मेन फोकस ये है कि क्या निकी की इसमें कोई गलती थी। नहीं, निकी की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। वो तो एक नॉर्मल सी लड़की थी और मुझे लगता है हर इंसान को किसी को पसंद ना पसंद करने का हक होता है। जो किया बेयर ने किया, बेयर ने उसके अंदर रॉन्ग आइडेंटिटी डाली एंड ऑल दैट। अगर तुम्हें लग रहा है कि निकी के अंदर कोई भूत या चुड़ैल या कोई एक डेविल का साया हो गया होता है, नहीं। अब देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। निकी अंदर की ही वो निकी होती है, बस फर्क ये होता है कि निकी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो निकी एक ऑब्सेसिव निकी हो जाती है। मतलब आइडेंटिटी भले डिफरेंट हो लेकिन वो निकी ही रहती है। निकी का वो वर्जन जो कि बहुत ही ज्यादा बेयर से ऑब्सेस्ड है, तो उसके अंदर कोई विच नहीं घुसती है, बल्कि निकी का दूसरा वर्जन आ जाता है जो कि एक्चुअली निकी ही होती है लेकिन वो ऑब्सेस्ड होती है। वो ऑब्सेस्ड वाला वर्जन होता है बेयर से, और वही ऑब्सेशन हमें दिखता है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये मूवी चिल्ला चिल्ला करके बोलती है कि प्यार एक ऐसी नेचुरल चीज है जिसको अगर तुम जरा से भी फोर्स करने की कोशिश करोगे तो उसका आउटकम हमेशा डेंजरस ही निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर बेयर ने क्या किया, बेयर ने प्यार जैसी नेचुरल चीज को फोर्स करने की कोशिश किया। और यही है मंकी पाव फैलेसी, यही बोलती है, एक फैलेसी है मंकी पाव, कि अगर तुम किसी भी नेचुरल चीज को अननेचुरली करने की कोशिश करते हो तो उसका रिजल्ट भी अननेचुरल ही निकलता है। ऑब्सेशन और लव में फर्क क्या होता है ये मूवी हमें बताती है। आज के वर्ल्ड में हम लोग पॉजिटिवनेस को प्यार बोल देते हैं, जेलसी को लव बोल देते हैं, इंस्टाग्राम स्टॉकिंग को एक तरीके से हम डिवोशन बोल देते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है। प्यार एक इंडिपेंडेंट चीज होती है। प्यार का मतलब ही होता है एक इंसान को इंडिपेंडेंट रहना। प्यार जो है वो तुम्हें आजादी देता है, लेकिन
ऑब्सेशननेस तुम्हें जंजीर में बांधता है। इसीलिए मूवी के स्टार्टिंग में यहाँ पर बियर का कैरेक्टर रोमांस और लव को एक ही चीज बोल रहा था। रोमांस और लव अलग होती है। लव जो होता है वो इंडिपेंडेंस पे फोकस करता है, लेकिन रोमांस जो होता है वो आउटकम पे फोकस करता है। और अगर इस वीडियो पे 100 के व्यूज आते हैं तो मैं बेयर के साइकोलॉजी को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता है वीडियो चलने वाली है, क्योंकि काफी हटके मैंने वीडियो बनाई है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धुरंधर की वीडियो में इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो आ रही है, जाके जरूर देख लेना।